नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, और अब बिहार में बटन दबाने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। कल पहले चरण का मतदान होगा। 16 जिलों की 71 सीटों पर मत का इजहार करेंगे बिहार वासी। और यह बिहार का विधानसभा चुनाव है, लेकिन सिर्फ बिहार की दिलचस्पी नहीं है इस चुनाव में, पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम सिर्फ बिहार वासियों को ही नहीं, वो तो जानते हैं कि किन इलाकों में हो रही हैं, उन इलाकों की खासियत क्या है, लेकिन पूरे देशवासियों को हम समझाएंगे कि दरअसल किन किन इलाकों में ये वोटिंग की प्रक्रिया, पहले चरण की प्रक्रिया शुरू होगी, उनकी अहमियत क्या है, जातीय समीकरण क्या है, और पिछली दफा 2015 में यहां पर किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी, ताकि आपको अंदाजा लगे कि इस बार क्या हो सकता है और क्या मुद्दे वहां पर जमीन पर उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। और पिछली बार खास बात यह थी कि जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस ये साथ थे, इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ है। तो सुकेश, सबसे पहले 71 सीटों में पिछली बार क्या तस्वीर उभरी थी? देखिए, 71 सीटों में पिछली बार जेडीयू 18 सीटें जीती थी। वो 2010 से अगर तुलना करें तो 21 से 18 पे पहुंची, 3 सीटें घट गई थी। जबकि आरजेडी 5 सीटें जीती थी 2010 में। 2010 याद करिए, बहुत बुरा परफॉर्मेंस था आरजेडी का। नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए थे, 22 में से 5 सीटें आरजेडी इन्हीं इलाकों में जीती थी। वो 5 से बढ़कर 27 हो गई थी। बहुत ज्यादा फायदा उसको 18 और 27, 45 सीटें। मतलब कांग्रेस 2010 में 1 सीट जीती थी। याद करिए, कांग्रेस 2010 में अकेले चुनाव लड़ रही थी, वो 1 से बढ़कर 9 पहुंची। तो 54 सीटें राजद, जेडीयू और कांग्रेस के गठबंधन ने जीती। मतलब क्लीन स्वीप थी इस इलाके में। भाजपा जो 2010 में 22 सीटें जीती थी, वो घटकर 13 पर पहुंच गई थी। और 2010 में वो जेडीयू के साथ थी। जेडीयू 21, भाजपा 22, मतलब 43। जो छोटी पार्टियों जिन्होंने वहां पे सफलता और जिनको अर्जित हुई थी, वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 1 सीट जीती थी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAM जिसको कहते हैं, उन्होंने 1 जीती थी। निर्दलीय भाकपा माले CPI ML, उनको 1-1 सीट 2015 के चुनाव में मिली थी। ये वो इलाका है, 16 जिले। बता दूं, 16 जिले। हाँ, ये 16 जिले, ये इलाके क्या है ये, क्योंकि देशवासियों की भी दिलचस्पी है, उन्हें भी बिहार समझना चाहिए। आप शुरू करिए बांका से। बांका, भागलपुर, ये कौन सा इलाका है? सेंट्रल बिहार है, नॉर्थ बिहार है, कौन सा बिहार? नहीं, नॉर्थ बिहार छोड़ दीजिए आप। हाँ, ये मगध के इलाके हैं। बांका से शुरू करिए। बांका, भागलपुर, पटना, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये इन इलाकों में ये फैला हुआ। सेंट्रल और साउथ ईस्ट अगर मैं कह दूं, उसको साउथ ईस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, मतलब ये जो मध्य का इलाका तो है, प्रदेश का जो पूर्वांचल से जुड़ा हुआ इलाका, रोहतास, कैमूर, वो वही इलाके हैं। ये इनमें से बहुत सारे इलाके, संदीप, अगर आप देखें तो वो जैसे गया, जहानाबाद, अरवल, बक्सर, कैमूर, ये वो इलाके हैं जहां CPI ML की अच्छी खासी पैठ है, जो जहां पर नक्सलियों की पहले छाप थी, अगर हम सीधी सरल भाषा में कहें तो। अभी भी CPI ML के ये वो पॉकेट है जहां हर बूथ पे, अगर हर सीट पे अगर आप देखें तो उसके 5000, 7000, 8000 वोट हैं। और पिछली बार इनका आरजेडी से गठबंधन, आरजेडी जेडीयू से गठबंधन नहीं था। इस बार बाकी VIP, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, इन तमाम दलों को छोड़कर आरजेडी ने बड़ा टैक्टिकल अलायंस किया है कांग्रेस और CPI ML के साथ। CPI भी है, CPI M भी है और CPI ML भी है। इसलिए ये वो इलाका है, 71 सीट, ये ऐसा इलाका है जहां 27 आरजेडी रिटेन कर रही है, 27 सीटें, और CPI ML के साथ होने की वजह से इनको कुछ एक्स्ट्रा
मिलता भी है, क्योंकि वो सीटें जहां कम वोटों से आरजेडी हार जाती थी वो कॉम्प्लीमेंट करेगी सीपीआई एमएल। इसी इलाके में सीपीआई एमएल को भी सीटें मिली है। ये वो इलाके हैं जहां सीपीआई एमएल खड़ी होती थी और आरजेडी खड़ी होती थी, तो कई सीटों पे आरजेडी उनको कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो ये 71 सीटों में अगर आरजेडी का परफॉर्मेंस, आरजेडी अलायंस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो ये बैड न्यूज होगी उनके लिए। ये 71 सीटें उनके लिए डू और डाई हैं। इसको ऐसे समझिए, ये इनका स्ट्रॉन्ग फोर्ट है, ये इनका किला है। अगर यहां पर ये बढ़त बनाते हैं जेडीयू बीजेपी गठबंधन के ऊपर, तब ये खेल में है, गेम में है, वरना ये गेम से बाहर हो जाएंगे। आप ऐसे समझिए इसको। 2010 का चुनाव था। 2010 के चुनाव में अगर आप 22 सीटें बीजेपी और 21 सीटें जेडीयू की मिला लो तो सीटें होती हैं 43। इन 71 में 43 जीती थी। लेकिन जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस लड़ी तो ये सीटें हो गई 54 2015 में। तो आपको उस फोर्स का अंदाजा लगेगा। नहीं, 2010 की आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। 22 और 21 43 ही सीट मैं ही लगा रहा हूं और जानबूझकर लगा रहा हूं। 43 के बाद भी यहां पर बच जाती हैं लगभग 28 सीटें, लगभग क्या एग्जैक्ट 28 सीटें। मतलब 28 सीटें बीजेपी और जेडीयू को 2010 में नहीं मिली थी। हाँ, इन दोनों दलों को नहीं मिली थी। इन दोनों दलों को नहीं मिली थी। मतलब जो बेस्ट परफॉर्मेंस था अभी तक बिहार में इन दोनों दलों का, गठबंधन का, वो 2010 में था जब वो 206 सीटें मतलब ये इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये आरजेडी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बिल्कुल। और आरजेडी तो दरअसल 23 सीटों पर सिमट गई थी अकेले, वो खुद नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई थी 2010 में। बिल्कुल ठीक तो है। जो कुछ जीता आरजेडी ने वो इसी इलाके में जीता था। आरजेडी ने 5 ही सीट जीती इसमें। लेकिन जो बेस्ट, मैं कह रहा हूं जो विनिंग कॉम्बिनेशन था, उसने भी 43 सीट ही जीती थी। उसके अलावा अलग अलग दलों ने यहां पे सीटें जीती, जो बाद में जेडीयू बीजेपी के साथ जुड़ गए। बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि 71 में 27 आरजेडी जीत चुकी है इन इलाकों में, और सीपीआई एमएल को साथ लिया है। कांग्रेस जो 9 सीटें जीती थी उनको भी साथ लिया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग 27 और 9 36, आधे से ऊपर तो सीट इन दो की ही बनती हैं। हम सरलीकरण कर रहे हैं और इसमें सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम का पुट जोड़ दो तो ये वो इलाका है जहां पर तेजस्वी को पहले डिसाइसिव लीड लेनी होगी। वो नहीं ले पाते हैं तो गेम नहीं, गेम ओवर नहीं कह सकता हूं, लेकिन इन इलाके में अगर आरजेडी के नेताओं से बात करो तो उन्हें उम्मीद है कि वो 50 के आसपास सीटें जीत सकती है। 2015 से 20 के बाद जो 20 का चुनाव है वो एंटी इनकम्बेंसी का भी चुनाव है, वो युवाओं को जोड़ने का भी चुनाव है। उसमें बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा बना है। तो सोशल कॉम्बिनेशन को एक साथ रखिए और युवाओं का गुस्सा, रोजगार की कमी, नौकरियों का मुद्दा बनना, इन तमाम चीजों को अगर जोड़ दीजिए तो ये एक बड़ा चंक आरजेडी के फेवर में दे सकता है। 2 करोड़ 14 लाख वोटर हैं इन 71 सीटों पर। इनमें से 1,01,000-2,000 के करीब महिलाएं हैं। पर ये जो जातीय समीकरण, देखिए जाति एक कड़वी हकीकत है। पूरे भारत में कहीं चुनाव हो और खास बिहार की बात करें तो जातियों में एक द्वंद्व तो होता है। तो जातीय समीकरण कैसे? देखिए, ये इसको इस तरीके से समझिए, जो वोटर हैं जो इस फेज में जाने वाले हैं, पहले फेज में, उसका थोड़ा फ्लिप साइड भी समझिए। करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। अब मैं एक दूसरे इसमें आपको ले जाना चाहता हूं। 1 करोड़ महिलाएं हैं, 2 करोड़ कुछ वोटर हैं, जिसमें 1 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं। 1 करोड़ 1 लाख या 1 करोड़ 2 लाख, ऐसे 1 करोड़ से ऊपर महिलाएं हैं। अब बहुत चर्चा हो रही है और इसको भी हमें समझना चाहिए, आम दर्शकों को भी समझना चाहिए और उन्हें भी अपने इलाके में, अगर वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं तो उन्हें इस बात की थाह लेनी चाहिए कि जो तेजस्वी की सभाओं में जो गूंज देखने को मिल रही है, जो नौकरियों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, सबसे अहम मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा बन रहा है। जो कल उन्होंने फॉल्टर किया है उसकी बात थोड़ी बाद में लेके आता हूं, लेकिन अभी अगर बात करूं, 2 करोड़ 14 लाख वोटर हैं, 1 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें बहुत सारा वोट जो है वो अगर मैं बाइफरकेट करके बताऊं तो ईबीसी का भी है। तो ये जो मोटे तौर पे वोटर है ये जेडीयू का वोटर रहा है, ये नीतीश कुमार का वोटर रहा है। हमें जानने की जरूरत यह है कि जो गूंज सुनाई दे रही है नौकरियों की,
जो युवा आगे आकर जॉब की डिमांड कर रहे हैं और जो एंटी इनकम्बेंसी साफ सामने दिखाई दे रही है नीतीश कुमार के, उनमें क्या ये भी शामिल हैं? क्या ये महिलाएं, क्या ये और लड़कियां की जो ये जन रैली हो रही है उसमें महिलाओं की तादाद बहुत कम है, उसमें नॉर्मली उसमें वो मेल डोमिनेटेड चुनावी रैलियां। जी बिल्कुल सही है। इस बार महिलाओं की तादाद ऐसे भी कम है, कोरोना का टाइम है, हाँ उनको लाना भीड़ में, ऐसे भी महिलाएं कम पार्टिसिपेट करती हैं, तो आप महिलाओं की संख्या वहां नहीं देखेंगे और महिलाओं का रुझान नहीं पता लग पा रहा। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि वो जो चुपचाप तीर छाप, चुपचाप लालटेन छाप, जो कोलोकियल लैंग्वेज में कहते हैं चुप्पे चाप लालटेन छाप, चुप्पे चाप झोपड़ी छाप, इस बार जो चल रहा है, ज्यादा चल रहा है इस बार, चूंकि थोड़ी कंफ्यूजन जैसी स्थिति हो गई है। तो ये महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, जो ईबीसी कास्ट का वोटर है, जो बहुत वोकल नहीं होता है, क्या वो भी बोलने लगा है? क्या वो एंटी इनकम्बेंसी का पार्ट बना है? क्या ये फेज ये डिसाइड करेगा? अगर वो ईबीसी, अगर वो महिलाएं जो इनकी वोटर हैं, अगर उनमें गुस्सा है, वो निकलकर नीतीश के खिलाफ वोट करती हैं, तो ये पहला फेज इस बात को इंगित कर देगा, रेखांकित कर देगा तो कि नीतीश कुमार का किला आ जाएगी। बिल्कुल दिक्कत में आ जाएगी। ये पहला फेज इस बात को डिसाइड करेगा कि नीतीश कुमार का ईबीसी इंटैक्ट है कि नहीं, नीतीश कुमार की महिला वोटर इंटैक्ट है कि नहीं। यहां पर ईबीसी और यादव अगर हम इस तरह से करके देखें, कुछ एक मोटा मोटा आकलन बता पाएंगे? ये देखिए सीट्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग सीट्स पे अलग अलग संख्या है, अलग अलग कोई सीट जो है वो यादव डोमिनेटेड है, वो पारंपरिक तौर पे आरजेडी की सीट रही है, पर यहां पर ईबीसी का पुट ज्यादा है। ईबीसी का पुट भी है, ईबीसी का पुट अच्छा खासा। ईबीसी देखिए मतलब पैन बिहार में अगर आप ये देखें तो ईबीसी की संख्या बहुत ठीक ठाक है, और इसीलिए नीतीश कुमार जब बहुत खराब स्थिति में भी थे तब भी 16-17% उनको वोट आई थी। जब आरजेडी बहुत खराब स्थिति में भी थी 2010 के चुनाव में भी, तब भी उसको ठीक ठाक 18-19-20% के आसपास उनको वोट मिले थे। तो वो इंटैक्ट वोटर है, वो इधर उधर नहीं जाता है। क्या इस बार इधर उधर गया है? क्या वो नीतीश कुमार से कन्नी काटकर वो पाला बदलने को तैयार है? क्या उसने 15 साल का जो शासन देखा है उसका एस्पिरेशन, उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं और वो इस बार सत्ता पलट के लिए तैयार है? ये चुपचाप वोटर जो है, ये साइलेंट वोटर जो है, इनको देखना पड़ेगा। और इन 71 सीटों में मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बात का अंदाजा हो जाएगा इन 71 सीटों से कि रुझान क्या है। ऐसे में आखिरी सवाल, कल जो अभी तक तो पिच जो तैयार की और जो रोजगार नौकरियों का मुद्दा है उससे हट नहीं रहे थे, भटक नहीं रहे थे तेजस्वी, लेकिन कल जो वो बाबू साहिब वाला उन्होंने बयान दे डाला और अगड़े पिछड़े की राजनीति को हवा जो दे दी है, और अब बीजेपी हमलावर है कि हमने अगड़ों में भी जो गरीब हैं उनको 10% आरक्षण दिया है और देखिए इनकी सोच क्या है, ये फिर से वही यादव राज, लठ राज, जंगल राज लेकर आ जाएंगे। ये मिसस्टेप हो गया है, सेल्फ गोल हो गया है तेजस्वी का, या तेजस्वी अपने पिता की राजनीतिक विरासत और उनकी रणनीति को अपना रहे हैं कि देखिए अगड़े वोट देना दें लेकिन ईबीसी में मुझे पैठ करनी होगी, तो उन्हें ये दांव चलना पड़ा, रफूगिरी की गई है बाद में? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये टैक्टफुली ये बयान दिया गया, ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहेंगे, वो एक बड़े युवा वर्ग को जिसमें वो तमाम महिलाएं, लड़कियां सभी आती हैं, खासतौर पर जात पात को आती है, नौकरी सबको चाहिए, नौकरी सबको चाहिए। और वो अपना देखिए, मैं बार बार शुरू से ये मेरा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि लालू यादव के एमवाई कॉम्बिनेशन से तेजस्वी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ग्रेजुएट करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि ये स्टैग्नेट कर चुका है, सैचुरेट कर चुका है, ये विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, वो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। 17-14 आप कर लो, सारे के सारे एक मुश्त भी करें तो भी आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन ये नहीं हो पाता है। 2010 के चुनाव ने उसको बहुत सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज में कहें, उसको खारिज कर दिया है कि एमवाई कॉम्बिनेशन से बात नहीं बनती है। लेकिन ईबीसी वोटर, इस बार उन्होंने सीट्स भी अच्छी खासी दी है, करीब 2 दर्जन सीटें उन्होंने ईबीसी कास्ट को दी है। ये भी एक बदलाव की तरह देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने 26 सीटें दी हैं, उन्होंने भी 24 सीटें दी है। और ईबीसी में एक ट्रैक्शन वाम खेमे की भी है। वो जो गौण हो गई थी नीतीश के मतलब विजय रथ के सामने, और जो वो समीकरण बिठाते थे, इस बार वो भी प्ले में आएगा क्या? प्ले में आएगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये फेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो ईबीसी, उनका एक काडर ऐसा है जिसमें ईबीसी एक बड़ा वर्ग होता है। तो वो काडर उनके साथ होता है। वो आप ऐसे भी अगर देखें,
अगर उस काडर को के इर्द गिर्द आप समीक्षा करें तो वो ऐसे भी जेडीयू को नहीं जाता था, उनका काडर उनको वोट करता था। लेकिन ये जेडीयू का वोट बैंक है और ये एक बड़ा वोट बैंक है जेडीयू का। मैं ये कह रहा हूं कि आरजेडी जेडीयू जब ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे तो मैं आपसे कल बातचीत में कह रहा था कि लालू यादव कहा करते थे कि वोट छोड़ के तब राज भी छोड़ के, मतलब छोटी जातियों का वोट ज्यादा है। हाँ, मतलब जिसकी जितनी हमारी ज्यादा वोट है तो हमारा राज होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये पुराना आप सोशलिस्ट जमाने का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ये बात चली आती है कि आप उनको जगाइए कि आपको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए और आपको जगा के उस 90 के दशक में लालू यादव ने ये एक बड़ा वर्ग खड़ा किया था, उसको विखंडित किया गया। वो उसमें से बहुत सारा वोट अब नीतीश कुमार के पास है। जब दोनों साथ चले आए थे तब ये बात आप कर सकते थे, वो पॉलिटिकली फेचिंग होता। लेकिन जब अब दोनों साथ नहीं है तो कास्ट को डिवाइड करके अगर आप चलना चाहेंगे बीजेपी ने तो यादव वोट बैंक में मेजर सेंधमारी कर दी है। देखिए अब यादव एक मुश्त क्या आरजेडी के साथ है, एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ भी नहीं। वो अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में वो वोटिंग पैटर्न थोड़ा अलग होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप मोटे तौर पे देखें, जैसे हम कहते हैं कि क्षत्रिय नहीं, आप फॉरवर्ड कास्ट की बात करें तो वो एनडीए का वोटर है, तो वो एक मुश्त एनडीए का वोटर है। उसी तरीके से आप यादवों के बारे में कहें तो वो एक मुश्त लालू यादव के पीछे खड़ा रहता है विधानसभा चुनाव में। उसे लालू यादव में और अब तेजस्वी यादव में एक नायक दिखता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो वोट तो उनके पास है। वो अगर ईबीसी में सेंध लगाना चाहते हैं तो ये बयान देना जरूरी नहीं था। ये तो मैं कह रहा हूं वो फॉल्टर कर गए हैं, क्योंकि ये वोट बैंक उनको तब ज्यादा पे कर रहा था जब वो जेडीयू के साथ थे। तो ये पहले चरण का जो मतदान कल जो होने वाला है, ये एक बड़ा गेम चेंजर और गेम डिसाइडर भी हो सकता है। यहां पर अगर तेजस्वी लीड नहीं बनाते हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो उनके लिए बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का पथ बहुत पथरीला, बहुत कटीला और बहुत कठिन होने वाला है या हो सकता है। आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।